नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है मैं क्यों लिखता हूँ? दोस्तों इस चैप्टर के राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ये चैप्टर जो है वो लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो दोस्तों जितना अजीब इस चैप्टर का नाम है, उतना ही अजीब शुरुआत इन्होंने इस चैप्टर की करी है कि मैं क्यों लिखता हूँ। अब हमें क्या पता आप क्यों लिखते हो? खैर दोस्तों, यहाँ पे जो लेखक है, मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। बिना लिखे वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बिना लिखे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता कि मैं क्यों लिखता हूँ। और उनका ये मानना है कि लिखकर ही कोई भी राइटर अपने अंदर की जो मजबूरी होती है, उसको पहचान सकता है कि वो आखिर क्यों लिखना चाहता है और वो क्यों लिख रहा है। और वो बताते हैं कि जब मैं लिखता हूँ, तो मैं अपने अंदर की जो विवशता है, यानी उसको मजबूरी को पहचान जाता हूँ और जब मैं अपनी राइटिंग लिख लेता हूँ, तो अपनी विवशता से मुक्त हो जाता हूँ। यानी जो मेरी मजबूरी है, जिसकी वजह से मैं लिखना चाहता था, वो मजबूरी खत्म हो जाती है, मैं उससे फ्री हो जाता हूँ और इसीलिए मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अब आपको इसका थोड़ा डीप मीनिंग समझा देता हूँ। एक्चुअली कोई भी राइटर, कोई भी राइटिंग जब लिखता है, तो उसके पीछे लिखने की कई सारी वजहें होती हैं। जैसे यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है कि अलग-अलग राइटर जो हैं, यानी अलग-अलग लेखक जो हैं, वो अलग-अलग मजबूरी की वजह से या विवशता की वजह से अपनी राइटिंग्स लिखते हैं। जैसे उनको किसी एडिटर का प्रेशर होता है कि अगर उसकी राइटिंग को छपवाना है और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे लिए राइटिंग लिखिए, तो लेखक जो है वो लिखता है। इसके साथ-साथ कोई पब्लिशर उनको बोलता है कि आपकी राइटिंग जो है वो पब्लिश होगी या हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए लिखिए। कई राइटर्स जो हैं वो अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिए लिखते हैं। आर्थिक आवश्यकता का मतलब होता है दोस्तों कि उनकी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, तो पैसा कमाने के लिए वो लिखते हैं। कई राइटर जो हैं उनको अपनी इनर इंस्पिरेशन लिखने के लिए मजबूर करती है। उनको अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि हमें लिखना है और हमें लिखकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे राइटर आगे बताता है कि हर लेखक अपने अंदर एक सीक्रेट ये बनाकर रखता है, ये भेद बनाकर रखता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उसे प्रेरणा दे रही है, जिसकी वजह से उसने वो लेख लिखा है। या फिर कौन-सी ऐसा लेख है जो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसने लिखा है। उस लेख को लिखने के लिए बाहर की जो फ़ोर्सेज़ हैं, यानी जो एक्सटर्नल लोग हैं या बाहर की जो फ़ोर्सेज़ हैं या जो फाइनेंशियल उसकी ज़रूरत है, उसकी वजह से उसने लिखा है। और कौन-सी ऐसा लेख है जो उसको खुद अंदर से ऐसा इच्छा हुई, कोई अंदर से प्रेरणा मिली कि नहीं यार इस पे लिखना चाहिए, तो वो लेख जो है वो लिखता है। तो इनमें से आगे वो बताता है कि कुछ ऐसे लेखक आलसी भी होते हैं, जो लिखने के लिए बाहरी दबाव की उनको ज़रूरत पड़ती है, यानी वो खुद नहीं लिख सकते। आपको उनको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा, उनको फ़ोर्स करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए कुछ लिखेंगे। दोस्तों राइटर आगे हमें ये समझाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सुबह उठना है और आपने अपने सुबह उठने के लिए अलार्म सेट कर दिया। अब जैसे ही अलार्म बजने वाला है, आपकी नींद उससे पहले खुल गई, लेकिन अभी भी आप उठे नहीं हो, आप आलसियों की तरह पड़े हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो अलार्म बजेगा तो मैं उठूँगा, ठीक है? तो ये एक तरीके का आलस हो गया, लेकिन उस अलार्म ने आपको एक सपोर्ट दिया है उठने के लिए। तो लेखक बोलता है ऐसे ही बाहरी दबाव होते हैं, जो दूसरे लेखकों को मजबूर करते हैं कुछ लिखने के लिए। अब यहाँ पे लेखक अपने लिए ये बात बोलता है कि उसे ऐसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब उसे ऐसे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद सुबह अपने आप ही उठ जाता है। और अगर उसके पास अलार्म है भी और अलार्म बज भी जाए, तो भी उसे उससे कोई नुकसान नहीं होता। यानी उसे अंदर से खुद प्रेरणा मिलती है, बाहरी कोई विवशता उसे मजबूर नहीं करती लिखने के लिए। अब यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन अंदर की जो विवशता है, जो अंदर का जो जिस जो उसे प्रेरणा देता है कुछ भी लिखने के लिए, तो वो क्या होता है? तो इसका वर्णन करना जो है वो लेखक के लिए कठिन है। इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देता है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन सब का मुझे पहले से टेक्स्ट बुक के थ्रू नॉलेज था और मुझे इसका ज्ञान था। लेकिन जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा, तो लेखक ने उसकी न्यूज़ समाचार में पढ़ी। उसके इफ़ेक्ट्स का जो सबूत है, वो उसके सामने आया और साइंस के इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के प्रति लेखक के दिमाग में एक विद्रोह सा हो गया और लेखक ने इसके बारे में लिखा भी। पर उस लेख में जो अंदर से फीलिंग होती है, वो अभी आई नहीं थी। इसीलिए उसने इस विषय पर कोई कविता नहीं लिखी। फिर लेखक बताते हैं आगे, दोस्तों आगे लेखक ये भी बताते हैं कि जब युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो सैनिक होते थे, वहाँ पे जो सैनिक तैनात होते थे, जब उन्हें मछलियों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उस पानी के अंदर बम फेंक देते थे। उससे वो हज़ारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी-सी ही होती थी। तो इस तरीके से जो जीवों की हत्या होती थी इतने बड़े लेवल पर, उससे जो हत्या जापान के अंदर एटम बॉम्ब से हुई थी,
बेकार में ऐसे लोग मारे गए थे, तो वो कंट्रास्ट करके लेखक को उसका थोड़ा बहुत अनुभव मिल सका था। और फिर कुछ दिनों के बाद लेखक को जापान जाने का अवसर भी मिला। तो जापान में जब वो हिरोशिमा गया, तो वहाँ पे लेखक ने अस्पताल में देखा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उससे जो लोगों को नुकसान हुआ था, लोगों को जो दर्द हो रहा था, जो कष्ट वो पा रहे थे, उसका अनुभव लेखक ने वहाँ पे किया। जब वहाँ पे वो हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उसने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आज भी उस इफ़ेक्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं और आज भी पीड़ित हैं, आज भी अपना इलाज जो है वो करवा रहे हैं। तो दोस्तों, जब लेखक हिरोशिमा गया था, तो वहाँ पे उसने देखा कि कैसे आज भी लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशंस फैली थी, आज भी लोग अस्पतालों के अंदर कैसे जूझ रहे हैं, कैसे कष्ट पा रहे हैं। तो ये देखकर लोग उसको लेखक को वहाँ पे थोड़ी अनुभूति हुई और यहाँ पे उसने अनुभव और अनुभूति के बीच में एक कंपैरिज़न दिखाया है। दोस्तों, अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस और अनुभूति होता है फीलिंग। तो लेखक ने अनुभूति को अनुभव से ज़्यादा गहरा बताया है, एक लेखक के लिए। क्योंकि अनुभव तो मतलब हो गया कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अनुभूति जब सामने वाले को देखकर आपके अंदर वो फीलिंग आ जाए, जो आपको अंदर से हिला के रख दे, वो ज़्यादा गहरी है। दोस्तों, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब लेखक उन लोगों की कंडीशन देख रहा था, तो हालाँकि जो उन लोगों के साथ बीता, वो उनका अनुभव था, लेकिन उनको देखकर लेखक को अंदर से दर्द महसूस हो रहा था, उसको फ़ील हो रहा था, तो ये उसकी अनुभूति थी। उसकी कल्पना में ये आ गया कि कैसे इन लोगों के साथ कितनी दर्दनाक घटनाएँ हुई हैं और अंदर से वो हिल गया। तो उसने अनुभूति को अनुभव से ज़्यादा गहरा बताया है और यही चीज़ लेखक को लिखने के लिए एक प्रेरणा देती है। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि जब मैंने अस्पताल में वो सीन देखा, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अभी भी शायद कुछ उनके सामने ऐसा आना बाकी था, जो उन्हें अंदर से प्रेरित करे और फाइनली वो दिन भी आया। जब एक दिन वो सड़क पे कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। तो उन्होंने ये समझा, ये इमेजिनेशन करी कि कोई शायद यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जब एटम बम फटा होगा और उस विस्फोट से जो भी रेडिएशंस निकली होंगी, वो उस इंसान के अंदर चली गई होंगी, जो आस-पास से आगे बढ़ गई और उन्होंने उस पत्थर को झुलसा दिया और वो उस व्यक्ति पर अटक गई और उसने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार की ट्रेजेडी जो पत्थर पर सारी लेखक के सामने दिखाई दे रही थी। इस छाया को देखकर जैसे लेखक को ऐसा लगा कि उसके ऊपर एक थप्पड़-सा पड़ा है। तो दोस्तों, उसको कुछ ऐसा लगा कि जैसे उसने खुद वहाँ पे उस एटम बॉम्ब के विस्फोट को सहा है। वो खुद उसका एक भोक्ता बन गया और इसी से उसके अंदर की ये विवशता फिर से जागी, जिस जो लेखक ने इस चैप्टर के शुरुआत में मेंशन करी है। यानी जो मजबूरी, जो लेखक किसी भी लेखक को मजबूर करती है अंदर से कुछ लिखने के लिए। और दोस्तों, फिर उसके अंदर ये फीलिंग जागी कि अब कुछ लिखना चाहिए। और धीरे-धीरे करके लेखक जब जापान में नहीं, जबकि भारत लौटकर जब वो रेलगाड़ी में बैठे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये कविता जो है वो लिखी। आगे लेखक बोलते हैं कि ये कविता अच्छी है या बुरी, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे निकट वो सच है, क्योंकि वो मैंने खुद महसूस किया है, वो मैंने खुद फ़ील किया है और ये मेरे निकट महत्व की बात है। और दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने बेसिकली हमें लिखने की प्रेरणा और उसके कारणों के बारे में बताया है। लेखक ने रचनाकार के बाहरी और आंतरिक दबाव के कारणों के बारे में भी बताया है कि कौन-सी चीज़ उसे अंदर से प्रेरित करती है लिखने के लिए। जब उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है या उसे कुछ ऐसा फ़ील होता है, जिसे देखकर वो अपने अंदर की विवशता को बाहर अपने लेख में उतारता है। और अपनी एक कविता हिरोशिमा के माध्यम से वो ये भी बताते हैं कि अनुभव से ज़्यादा अधिक गहरा अनुभूति है। यानी एक्सपीरियंस से ज़्यादा महत्व जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो फ़ीलिंग की है। दोस्तों, ये जो हिरोशिमा कविता जो चैप्टर के लास्ट में बताई गई है, ये आपको चैप्टर के लास्ट में भी दी गई है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, वैसे बेकार है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।